हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहली क्लास आ चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अब कौन सी प्लेलिस्ट? तो ये है बीएससी और बीएससी एग्रीकल्चर का प्लेलिस्ट, जिसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी के, और सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में आज हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मेन टॉपिक पढ़ेंगे, और वो है पॉलिनेशन। और एक एक करके सारी चीज़ें देखते चलेंगे। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बहुत बेटर बना सकते हो। तो सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी था, 12th का एनसीईआरटी, ऐसा मेंशन किया गया है सिलेबस में कि 12th की एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें देखते चलेंगे। तो आइए पर चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो है पॉलिनेशन। इससे पहले की सारी चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल में बताई हुई हैं, जो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम, पॉलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज़ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन बेसिकली हम कहते हैं इट इज़ अ मैकेनिज्म जिससे कि पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है। कहाँ पे? तो वो स्टिग्मा पे होता है। एंथर से स्टिग्मा तक अगर पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। सिंपल एक टर्म है। यहाँ पे देखोगे तो ये फर्स्ट पैरा, एनसीईआरटी पढ़ने का भी अपना एक तरीका होता है, और जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ऐसा लगेगा कुछ नया पढ़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। आपने एक बार पढ़ लिया होगा, जितने लोग भी 12th में होंगे उन्होंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली होंगी। तो इससे पहले वाले में बस क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ी थी उसके बारे में है। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सेकेंड इवेंट था हमारा पॉलिनेशन, जिसको हम लोग देखेंगे। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है। कहाँ से? तो ये एंथर से स्टिग्मा तक, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। सिंपल टर्म पॉलिनेशन है। अब जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें पॉलिनेशन अलग अलग तरीके से होता है। सब में एक तरीके से तो हो नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मोनोसियस। इससे पहले वाले फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा मोनोसियस और डायोसियस किसे कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि मोनोसियस और डायोसियस टर्म क्या होता है, हम आपको बताएंगे। इसके अलावा यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, आप हमें कमेंट करके बताना अभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहा जाता है। तो क्योंकि फ्लावर्स अलग अलग टाइप के हैं तो ऑब्वियसली उनमें पॉलिनेशन भी अलग अलग टाइप से होगा। तो अब देख लेते हैं कि कितने तरह के पॉलिनेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे देख रहे हो, पॉलिन का जो सोर्स है वो अगर अलग अलग होता है तो उसके आधार पे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं पॉलिनेशन। और वो 3 टाइप में सबसे पहले है ऑटोगैमी। देखो वर्ड को तोड़ के पढ़ो। ऑटो का मतलब होता है सेम, और गैमी मतलब होता है गैमेट्स। ठीक है, सिंपल समझो। या सेम टाइप के फ्लावर के बीच अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। सिंपल याद रखिए, अगर एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो कहलाता है ऑटोगैमी। इसमें क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर स्टिग्मा से, स्टिग्मा के पास होता है एंथर से। ठीक है, और कंप्लीट ऑटोगैमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है ऑब्वियसली, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइप पे, मतलब मान लो कोई फ्लावर है, इसके अंदर ये हमारा एंथर है और यहाँ पे स्टिग्मा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम पे डेहिकेंस हो और ये यहाँ पे आके बैठ जाए। तो ये बहुत रेयर होता है ऑटोगैमी, बट फिर भी होता है। सिंक्रोनी जरूरी है। सिंक्रोनी का मतलब होता है सेम टाइप पे किसी चीज़ का डेवलपमेंट, दैट इज नोन एज सिंक्रोनी। तो ऑटोगैमी के लिए फ्लावर्स का सिंक्रोनस होना जरूरी है। सिंक्रोनस मतलब एक टाइम पे एंथर और एक ही टाइम पे स्टिग्मा का डेवलपमेंट होना जरूरी है। अगर ऐसा हो कि पहले एंथर डेवलप हो गया है और बाद में स्टिग्मा डेवलप हो रहा है तो तब तक ये निकल के बाहर और इसकी सेटिंग हो जाएगी, इसका जो वायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था वायबिलिटी का मतलब पॉलिन ग्रेन्स जब एंथर से बाहर निकल के जाते हैं तो वो कितने देर तक लाइव रह सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज, ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है वायबिलिटी। तो
सिंक्रोनस होना जरूरी है, एक टाइम पे दोनों का मैच्योर होना जरूरी है, ठीक है, तभी जाके वो ट्रांसफ़र पॉसिबल हो पाएगा। अब ये अलग अलग फ्लावर्स इसी में होते हैं, जैसे अगर दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास हो, मतलब एंथर और स्टिग्मा अगर ये पास पास में हो तो उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है, उनके बीच में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर काफ़ी पास पास में एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो, और ये सेल्फ पॉलिनेशन किस में होगा, देखो पॉलिनेशन बेसिकली माना गया है कि ये दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऑब्वियसली ऑटोगैमी के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि एक ही फ्लावर है और उसके अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ऐसे एग्जाम्पल याद रखिए, वायोला जिसको हम कॉमन पैंसी के नाम से जानते हैं, ऑक्जेलिस, कैमेलिना, ये सभी जो हैं इनके अंदर क्या होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर्स और दूसरे को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। अब जो ये चेस्मोगैमस है, दैट मीन्स फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विच एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। सिंपल समझो कि एक फ्लावर है तो इसके अंदर अगर स्टिग्मा और एंथर दोनों एक्सपोज्ड हैं, मतलब वो हमें दिख रहे हैं, तो दिखाई दे अगर दे रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं चेस्मोगैमस, और अगर यही बंद हो, ये हमें ना दिखाई दे, तो उसे हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। सिंपल याद रखो, अगर एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड हैं तो दैट इज नोन एज चेस्मोगैमस, और अगर वो बंद है, क्लोज्ड है, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, दैट इज नॉट विजिबल टू अस, आर नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, जो कि कभी ओपन नहीं होते हैं, दे डू नॉट ओपन एट ऑल। इसमें जो एंथर और स्टिग्मा होता है वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज होते हैं। अब जो ये ओपन वाला है, मतलब चेस्मोगैमस फ्लावर्स हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि एंथर और स्टिग्मा पास पास में हो, लेकिन जो क्लोज्ड वन है इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जो ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। तो जितने भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होंगे वो क्या होंगे, दे आर ऑल ऑटोगैमस। सिंपल, दे आर ऑल ऑटोगैमस, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है इनके पास क्रॉस पॉलिन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का अगर हम बात करें तो ये सीड सेट एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, इनके लिए किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मान लो हमें कोई एक फ्लावर यहाँ है, दूसरा फ्लावर यहाँ है, यहाँ से अगर हमें पॉलिन ग्रेन्स को यहाँ तक पहुँचाना है तो उसके लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि वो मीडियम इंसेक्ट हो, कोई एनिमल हो, कोई एयर हो, वाटर हो, या कुछ भी हो सकता है, इस तरह का कोई भी एक मीडियम चाहिए, तो उसे हम कहते हैं पॉलिनेटर। मतलब जो पॉलिन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक लेकर जाता है उसे हम कहते हैं पॉलिनेटर। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के लिए हमें किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बहुत सारे अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे अगर बात करें तो क्लिस्टोगैमस के लिए एडवांटेज ये है कि इसमें सेम टाइप के फ्रूट्स या फ्लावर्स जो भी होंगे वो हमेशा डेवलप होते रहेंगे, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं आएगा, कोई वेरिएबिलिटी नहीं आता है, क्योंकि एक ही प्लांट का स्टिग्मा और एंथर दोनों होगा, तो एक ही टाइप का हमेशा ही पॉलिनेशन होता रहेगा। इस केस में क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाती है, तो ये एक डिसएडवांटेज इसका होता है। एक तो ये होगा कि जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, सेम टाइप का हमें हमेशा मिलता रहेगा, कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, उसकी जेनेटिक कम्बिनेशन उसका कभी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वो घट जाती है, ठीक है। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है किसका, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का। दूसरा जो टाइप है उसे हम कहते हैं जिटनोगैमी। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं जिटनोगैमी, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखो ऑटोगैमी का मतलब हुआ कि एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, जिटनोगैमी का मतलब हुआ कि एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच ट्रांसफर हो रहा है। एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स हैं, सेम टाइप का है, तो इनको हम बोलते हैं जिटनोगैमी। ये भी एक्चुअली क्रॉस पॉलिनेशन का ही एग्जाम्पल है, बट इनको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कहा जा सकता है, क्योंकि एक ही प्लांट के फ्लावर्स के अंदर हो रहा है। तीसरा जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं जेनोगैमी, और ये कम्प्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्लांट पे अलग अलग
फ्लावर्स के बीच इसमें अलग अलग प्लांट पे पॉलिनेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं जेनोगैमी। तो यहाँ पे देख लो, जिटनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। बेसिकली इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ये एक्चुअली फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन अगर देखोगे पॉलिनेटिंग एजेंट या जो भी चीज़ें हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा, क्योंकि एक ही टाइप का एंथर इसके पास आ रहा है, तो ये दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अब अगला जो मैंने आपको बताया जेनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट यहाँ पे आ जाए, ये कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ये कभी भी इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, और ये जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा के पास आते हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप के। तो ये था हमारा टाइप। बेसिकली समझ लो, पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन में दो टाइप हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जिटनोगैमी और जेनोगैमी। आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट होंगे, जिसको हम पॉलिनेटर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स जो हैं ये दो बायोटिक कंपोनेंट, कुछ बायोटिक और कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे, तो जैसे विंड हो गया और वाटर हो गया, तो इन्हें हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में एनिमल्स होंगे, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट होंगे, तो ये सभी पॉलिनेटर का काम करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, जितने भी प्लांट होते हैं वो बायोटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि विंड से उतना एंथर जा नहीं सकता है उतने अमाउंट में, और ना ही वाटर उतना अमाउंट में पॉलिनेटर का काम कर सकता है, तो इसीलिए बायोटिक कंपोनेंट यानी कि एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन है प्लांट्स का जो कि ये बायोटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पे पॉलिन ग्रेन्स को ट्रैवल करके जाना होता है, इसीलिए प्लांट्स में मोस्टली देखोगे तो पॉलिन ग्रेन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में यहाँ पे बहुत सारा लॉस भी होगा, तो बहुत सारा जो लॉस होगा उसके बावजूद भी पॉलिनेशन होना ज़रूरी है, तो इसीलिए इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। अब चलो आ जाओ, पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन among abiotic pollination। एबायोटिक पॉलिनेशन में विंड के थ्रू बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वाटर के थ्रू बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इस केस के लिए मतलब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि क्यों विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा। तो इसमें कंडीशन नंबर 1 आता है, पॉलिन ग्रेन्स जो है वो लाइट वेट के होने चाहिए, बहुत ही हल्के होने चाहिए, तभी ना वो एयर के साथ उड़ के कहीं और जा सकते हैं। अगर हल्के नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो उड़ के नहीं जा पाएंगे। तो बहुत ही लाइट वेट के होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। अब ऐसा ना हो कि एक जगह से उड़ के गया दूसरी जगह जाके चिपक गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन है कि जो पॉलिन ग्रेन है वो लाइट वेट हो, नॉन स्टिकी हो, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह विंड करंट के साथ फ्लो होके उड़ के जा सके। इसके अलावा जो स्टिग्मा है हमारा वो चौड़ा होना चाहिए और एक्सपोज्ड होना चाहिए, ताकि वो उसके ऊपर आके डिस्पर्स हो सके। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो लार्ज स्टिग्मा होगा, फेदरी होगा, फेदरी मतलब इसके ऊपर कुछ है इस तरह का ब्रश टाइप का स्ट्रक्चर होगा ताकि ये इसमें आके फंस जाए, नहीं तो हवा के करंट में क्योंकि हल्का ही है और नॉन स्टिकी है तो ऐसा तो है नहीं कि आगे यहाँ चिपक जाएगा तो यहाँ से उड़ के चला जाएगा। तो अगर इसमें फेदर होंगे तो इसमें आके ये बैठ जाएगा, ठीक है, ताकि ये इजिली ट्रैप कर सके एयरबॉर्न पॉलिन ग्रेन्स को। जितने भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके सिंगल ओव्यूल होते हैं, जो कि मतलब हर एक ओवरी में बहुत, और सिंपल समझो कि इनका जो ओवरी होगा वो सिंगल होगा, ताकि कम एक ही अगर पॉलिन ग्रेन आया है तो भी इसका काम चल जाए। इसके अलावा बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो एक साथ कंपोजिट अवस्था में प्रेजेंट होंगे, ताकि कहीं से अगर आ रहा है तो ये सब के सब एक साथ इनमें पॉलिनेशन हो सके। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स जो है वो एक साथ पैक्ड होते हैं एक ही इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इसमें ये बहुत सारे पार्ट्स हैं,
ताकि ये सब इसको क्या करें, रोक के रख सकें। ठीक है, तो ये था हमारा कॉमन कंडीशंस। अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, अब चलो आ जाओ आगे। अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वाटर के लिए अगर हो रहा हो, क्योंकि वाटर से होना बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ये ऑलमोस्ट 30 जेनेरा, जेनेरा कहने का मतलब है जेनस यानी कि स्पीसीज, और उसके ऊपर होता है जेनस यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज नोन एज जेनस। तो ये सिर्फ 30 जेनेरा तक ही ये है वैलिड, उससे ज़्यादा वैलिड नहीं है, और मोस्टली मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स के लिए हैं। अगर आप नहीं जानते हो मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स किसे कहते हैं, डाइकॉटिलेडनस प्लांट्स किसे कहते हैं, तो काइंडली कमेंट। एज अगेंस्ट जैसे वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसके लिए है कि ये एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में या फिर टेरिडोफाइट्स में होगा। सिंपल, क्योंकि आप जानते हो ब्रायोफाइट्स का रिप्रोडक्ट, ब्रायोफाइट को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इनके अंदर होता है, यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के कुछ ग्रुप्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब आ जाओ आगे, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे वेलिसिनेरिया, हाइड्रीला, इन सब के अंदर एक और होता है जिसे हम कहते हैं मेराइन सी ग्रास, जैसे जॉस्टेरा। यहाँ पे देखोगे ना तो सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बस हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि क्वेश्चन तो आ गया, ये तो था ही नहीं बुक में, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, बट नहीं, एक्चुअल में सारी चीज़ें एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं, बस हम उसे ध्यान से पढ़ नहीं पाते हैं। चलो आगे आ जाते हैं। तो कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं जैसे कि वेलिसिनेरिया, हाइड्रीला, जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। वही कुछ मेराइन वाटर यानी कि सी वाटर में रहने वाले हैं, जॉस्टेरा। तो सारे एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं पॉलिनेशन के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि वाटर में रहने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा होगा, तो ये गलत है। उनमें सब में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता है, क्योंकि वाटर के लिए पॉलिनेशन होने के लिए ज़रूरी है कि मान लो ये हमारा वाटर करेंट है, तो हमारा जो एंथर है, स्टिग्मा है, वो बिल्कुल वाटर करेंट के पास प्रेजेंट हो। अगर ये इसके ऊपर होगा तो भी नहीं हो पाएगा और इसके नीचे होगा तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है वाटर से पॉलिनेट होने के लिए कि ये वाटर करंट के बिल्कुल, क्योंकि इस वाटर करंट के मतलब वाटर का जो अपर लेयर होगा, उसी अपर लेयर से एंथर यहाँ पे अपना पॉलिन ग्रेन छोड़ेगा जो कि स्टिग्मा तक पहुँचेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये वाटर करंट के पास होना ज़रूरी है। अगर ऊपर होगा तब भी नहीं होगा, और अगर नीचे होगा मतलब सबमर्ज्ड प्लांट्स होंगे उनमें भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, कोई पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है। अब आ जाओ बात करते हैं। तो सारे के सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जैसे कि वाटर हाइसिंथ या वाटर लिली की बात कर लो, वाटर हाइसिंथ जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, या वाटर लिली है, ये सभी वाटर के ऊपर रहते हैं। तो ये इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट होते हैं या फिर विंड के थ्रू होते हैं, नॉट बाय वाटर। ठीक है, तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के द्वारा या फिर विंड के द्वारा या फिर किसके द्वारा, किसी इंसेक्ट एनिमल के द्वारा। ठीक है, तो एनिमल हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है या विंड हो सकता है, लेकिन इसमें वाटर के थ्रू नहीं होते हैं, क्योंकि आप देखोगे वाटर हाइसिंथ वाटर लेवल के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जब ये वाटर लेवल के ऊपर होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर के थ्रू पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। वेलिसिनेरिया जो है, इसमें फीमेल फ्लावर जो है वो रीच द सर्फेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड द मेन फ्लावर्स और पॉलिन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन द वाटर सरफेस। आप देख रहे हो इसमें क्या होता है कि नीचे ये प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसका जो स्टिग्मा है वो लॉन्ग स्टॉक के थ्रू वाटर करंट के सरफेस पे आके इस तरह से रुका हुआ होता है, और ये जो एंथर होता है ये अपना वाटर करंट के ऊपर पॉलिन ग्रेन्स को रिलीज करता है। तो ये पानी के साथ साथ यहाँ पे आता है और ये पॉलिनेट हो जाता है। ठीक है, तो वेलिसिनेरिया के अंदर होता है इस तरह से, क्योंकि एक लॉन्ग स्टॉक
रहता पानी के नीचे है, लेकिन ये लॉन्ग स्टॉक ऊपर जाता है वाटर सरफेस के पास। तो ये था वेलिसिनेरिया के अंदर कैसे कैसे पॉलिनेशन होगा। अब अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन्स जो है ये किस तरह का होगा, तो ये काफ़ी लॉन्ग होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये मतलब फ्लो कर सके वाटर करंट के ऊपर। ऐसा ना हो कि पानी में डूब जाए, या ऐसा ना हो कि पानी से वेट हो जाए, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी है कि एक तो ये इसका साइज बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि वाटर करंट के ऊपर क्या हो, तैर सके। देखो यहाँ पे वेटिंग, प्रोटेक्टेड बाय वेटिंग बाय ए म्यूसिलेजिनस कवरिंग, उनके बाहर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है, मतलब ऑयल टाइप कवरिंग होता है, जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो वाटर से वेट नहीं होते हैं, भींगते नहीं हैं। अगर वो भींग जाएंगे तो डूब जाएंगे या फिर पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग उनके चारों तरफ लगा हुआ होता है, जिससे कि वो वेट नहीं होते हैं। तो चलो अब हम पहले ग्रासेस में कंडीशन देखे थे, अब इसमें भी देख लेते हैं। वाटर के लिए कंडीशन है कि जो स्टिग्मा है वो वाटर करंट के, वाटर सरफेस के पास प्रेजेंट हो, प्लस दूसरा कंडीशन है कि जो जो एंथर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है वो वाटर सरफेस के ऊपर करे, तभी वो धीरे धीरे जाके स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग होने चाहिए, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए उनका, ताकि फ्लोट कर सके। और तीसरा, वो वाटर के साथ वेट नहीं हो, इसके लिए उनके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस कवरिंग लगी हुई होती है। तो ये कंडीशन है वाटर के साथ पॉलिनेशन करने पर, अगर वाटर से कोई प्लांट पॉलिनेट हो रहा है तो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये बेसिकली यही बताता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये फीमेल फ्लावर है जो काफ़ी ऊपर यहाँ वाटर सरफेस के बाहर आया हुआ है और बिल्कुल इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये मेल फ्लावर है, ये अपना एंथर पॉलन ग्रेन रिलीज करता है यहाँ पे, और क्या होता है ये पहुँचता है फीमेल फ्लावर के पास, और इस तरह से ये वाटर करेंट के साथ यहाँ पे जाके और अंदर इसके चला जाता है और पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया वाटर के अंदर कैसे पॉलिनेशन होगा। अब आगे देख लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं, और एनिमल्स में कौन कौन से, तो बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, या फ्लाई हो गया, बिटल्स हो गए, वैस्प का इस्तेमाल करते हैं, या चींटियाँ, एंट, या फिर मॉथ, या बर्ड में बेसिकली सनबर्ड या हमिंग बर्ड क्योंकि काफ़ी छोटी होती हैं और वो चुपके से जाके फ्लावर के ऊपर बैठ के और उसका रस चूसती हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा बैट्स, चमगादड़ कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, सबके नाम याद रखिएगा। अमॉन्ग द एनिमल्स इंसेक्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो बीज हैं उन्हें हम कहते हैं इंसेक्ट्स, पार्टिकुलरली इंसेक्ट्स में बीज यानी कि मधुमक्खियाँ ये सबसे अच्छी पॉलिनेटर मानी गई हैं। और इसीलिए एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि बी कीपिंग हम वैसे जगह पे करते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉलिनेटर होती हैं। तो या तो मस्टर्ड के यानी कि सरसों के खेत के आसपास अगर हम करते हैं तो सरसों की खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे पॉलिनेटर होते हैं। लेकिन कुछ प्राइमेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेम्यूर या फिर आर्बोरियल, जिसे हम ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स भी कहते हैं, और रेप्टाइल्स भी हैं जैसे जेको लिजार्ड या फिर गार्डन लिजार्ड जो होता है, ये सब भी पॉलिनेटर का काम करते हैं। जितने भी एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं वो पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एडेप्टेड फॉर पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो बीज से पॉलिनेट हो रहे हैं वो हाथी से पॉलिनेट हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो बीज से पॉलिनेट हो रहे हैं वो बीज से ही पॉलिनेट होंगे, या उसी साइज का या उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म के साथ ही पॉलिनेट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो फ्लावर मधुमक्खी पॉलिनेट कर रहा है उसको हाथी जाके पॉलिनेट कर दे, ऐसा तो नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो सेम टाइप का, मतलब एडेप्टेड होते हैं फॉर ए पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। एक बार नीट में ये सवाल पूछ दिया था और हम लोग सब लोग बोल रहे थे ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, एनसीईआरटी से बाहर का सवाल आ रहा है, बट एक्चुअल में ये एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है। जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होगा, तो उनके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होंगे,
तो उनके लिए ज़रूरी है कि जो फ्लावर है वो लार्ज साइज के हो। सबसे पहला कंडीशन कि साइज उसका बड़ा होना चाहिए, प्लस कलरफुल होना चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट को अपने तरफ। फ्रैग्रेंट होना चाहिए, अगर फ्रैग्रेंट नहीं होगा तो खुशबू से लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे उससे, तो फ्रैग्रेंट होना चाहिए। प्लस नेक्टर रिच होना चाहिए, उसके अंदर जो नेक्टर प्रेजेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए ये सारे कंडीशन है कि फ्लावर का साइज बड़ा हो, कलरफुल हो, फ्रैग्रेंट हो, नेक्टर रिच हो। इसके अलावा बहुत सारे मतलब फ्लावर अगर कंपोजिट फ्लावर होंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे नेक्टर लोगों को मिलेगा। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बिटल्स सिक्रेट्स फॉल ऑर्डर टू अटैक दिस एनिमल्स। ये कुछ जो फ्लाइज हैं या बिटल्स हैं, क्योंकि वो गंदगी से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इसीलिए वो फ्लावर्स जो कि फ्लाइज या बिटल से पॉलिनेट होते हैं वो क्या करते हैं कि फॉल ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। अब जैसे नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो इनको हम बोलते हैं यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, नीट में एक्चुअली पूछा हुआ है ये। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। फ्लावर जो है वो हमें एज ए रिवॉर्ड ये देता है कि आप ले जाओ, हमें पॉलिनेट करो और आप ये सारी चीज़ें ले जाओ, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर विजिटर कम टू कॉन्टेक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं और उसको हम पॉलिनेट कर देते हैं, और बस वो बोलती है कि हमें भाई पॉलिनेशन करवा दो हमारा, और बाकी तुम नेक्टर लेके जाओ मैं हमारे यहाँ से, ठीक है। तो नेक्टर और पॉलिन ग्रेन दोनों आप लेके जाइए, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हमारा पॉलिनेशन करवा दो, बस इतना ही कंडीशन रखता है ये। इसके अलावा चलो आगे देख लेते हैं। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के एग लेइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब वो क्या करता है, सोचता है ये फ्लावर बहुत सेफ है तो अपना अंडा जाके यहाँ छुपा देते हैं, तो वो ले जाते हैं अपना अंडा छुपा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली माना गया है टॉलेस्ट फ्लावर एमोर्फोफैलस है, ठीक है, जो कि 6 फीट हाइट का होता है। याद रखिएगा, टॉलेस्ट फ्लावर पूरे वर्ल्ड में एमोर्फोफैलस है, ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो 6 फीट होती है। तो इसका पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, तो ये एलिफेंट के थ्रू होता है, याद रखिएगा। इसका पॉलिनेशन एलिफेंट के थ्रू होता है, ठीक है। अभी मैंने हाथी यूं ही नहीं कह दिया था, ठीक है। अब इसमें इंसेक्ट जाके पॉलिनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि 6 फीट हाइट का ये फ्लावर ही है, तो ऑब्वियसली इंसेक्ट तो जाके उसके अंदर खो जाएगा, तो वो पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए टॉलेस्ट फ्लावर है मॉर्फोफैलस, और इसके लिए क्या होता है, तो ये एलिफेंट के थ्रू इसमें पॉलिनेशन होता है। एक अलग ही कुछ खास रिलेशनशिप है मॉथ और युक्का प्लांट के बीच। याद रखिएगा, मॉथ और युक्का प्लांट, इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छा रिलेशन है। ये मॉथ जो है ये अपना एग ले जाके छोड़ देता है युक्का प्लांट के अंदर, और ये युक्का प्लांट क्या करता है कि ये पॉलिनेट हो जाता है इसके एग रखने और उसकी देखभाल करने के चक्कर में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है दोनों के बीच में। दोनों अपना लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के बीच एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। मॉथ क्या करता है, अपने एग को डिपॉजिट कर देता है इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी एंड द फ्लावर, और वो क्या करता है, मॉथ जो है इसके थ्रू पॉलिनेट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनके बीच रिलेशनशिप है। जब तक उसका सीड डेवलप हो रहा होता है, इसका मॉथ का बेबी भी डेवलप हो रहा होता है, और फिर दोनों एक साथ डेवलप हो जाते हैं। कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, ओनियन, लोबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, यूकेलिप्टस एंड बनाना, इन सभी में इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। किसमें किसमें कौन से ऑर्गेनिज्म पे होता है, ये जस्ट आपको एक वर्क दिया गया है जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो।
जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो पॉलन को कंज्यूम करते हैं या फिर नेक्टर को कंज्यूम करते हैं विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नहीं करवाए बिना भी बहुत सारे इंसेक्ट क्या करते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं पॉलिन या नेक्टर रॉबर्स। मतलब आए, पॉलिनेशन नहीं करवाया, लेकिन नेक्टर और पॉलिन ग्रेन दोनों लेके चले गए, तो इनको हम क्या बोलेंगे, पॉलिन नेक्टर रॉबर्स इन्हें कहा जाता है। कई बार हम इस पैराग्राफ को छोड़ के चले जाते हैं और एक्चुअल में इस पैराग्राफ से बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो ये याद रखिएगा, इन्हें हम कहते हैं पॉलिन रॉबर्स। ठीक है, अब आ जाओ आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। Majority of flowering plant produces hermaphrodite flower and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Hermaphrodite कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए व्हाट इज़ hermaphrodite, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था। काइंडली कमेंट कि hermaphrodite क्या होता है, व्हाट इज़ hermaphrodite। ऑब्वियसली इनके अंदर क्या होगा, तो सेम फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन से इनके अंदर क्या होगा, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स जितने भी होते हैं बेसिकली उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है कंटिन्यूअसली, उससे आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में इन नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, फिलहाल इतना समझो कि ये कॉज करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये एक लाइन है, याद रखिए इसको। अब फ्लावर्स जो हैं ये बहुत सारे अलग अलग चीज़ें डेवलप करते हैं ताकि इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ताकि ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप ना हो। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिवाइसेस अपने अंदर मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा ऐसे फ्लावर्स के अंदर तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीजेस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। जो हमने पहले भी कहा कि पॉलिनेशन होने के लिए या सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए ज़रूरी है कि ये स्टिग्मा और ये एंथर दोनों एक साथ मैच्योर हों, एक साथ डेवलप हों। ठीक है, तो या तो एक सिर्फ एंथर डेवलप होता है या फिर सिर्फ स्टिग्मा डेवलप होता है, तभी जाके ना क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा। मान लो ये पहले ही पॉलिनेट हो गया और तब ये डेवलप हुआ तो ऑब्वियसली इसके पॉलिनेशन की इसको ज़रूरत नहीं है। अगर ये पहले डेवलप हो गया तो ये अपना पॉलन ग्रेन रिलीज कर देगा, लेकिन ये डेवलप नहीं हुआ है तो इसको नहीं चाहिए, तो ये किसी और से लेगा। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइज्ड अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन को ये प्रमोट करता है। Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen. Simple, इसका रिसेप्टिव होना ज़रूरी है, मतलब इसका मैच्योर होना ज़रूरी है। जो मैंने अभी आपको बात बताया कि या तो ये पहले डेवलप हो सकता है या ये पहले डेवलप हो सकता है। Anther and stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. अब मान लो हमारा जो एंथर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा हो गया एंथर और स्टिग्मा इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर प्रेजेंट हो, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ जंप करके नहीं जा पाएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ से इसको यहाँ पहुँचाने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये इधर इस साइड डेवलप हुआ हो और स्टिग्मा जो है वो कहीं और डेवलप हो जाए, तो इस कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। थर्ड डिवाइस जो होता है, तीसरा डिवाइस जिसे हम कहते हैं, अभी तक हमने दो डिवाइस देखा, एक तो या तो सिंक्रोनाइज्ड नहीं हो या सही पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं हो, तीसरा है उसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो स्टिग्मा होता है ये इसके ऊपर कुछ केमिकल्स होते हैं, मतलब इसको आज़ादी होती है चूज करने की कि हमें कौन सा एंथर चाहिए, कौन सा पॉलन ग्रेन चाहिए। ठीक है, भले ही हमारे समाज में लड़कियों को ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो अपने पार्टनर को चूज कर सकें, लेकिन नेचर ने ये अधिकार दिया हुआ है स्टिग्मा को
कि वो अपना पॉलन ग्रेन चूज कर सकें। तो अब मान लो उसको सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उसे चूज नहीं करेगी, तो वो किसी और को चूज करेगी। तो वो दूसरे फ्लावर के किसी दूसरे पॉलन ग्रेन को पसंद कर रही है, तो वो आके पॉलिनेट करेगा। ठीक है, तो ये इसे हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब अपने फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है उसके लिए इनकम्पैटिबल होता है, लेकिन जो दूसरा फ्लावर है उसके लिए ये कंपैटिबल होता है। मतलब मुझे भाई अपने पापा का पसंद किया हुआ लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, हम तो उसी से हमें शादी करनी है जो हमें पसंद है। इसका फंडा क्लियर है। तो नेचर ने ये दिया हुआ है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसे हम कहते हैं। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जो कि सेल्फ पॉलन को फ्रॉम द सेम फ्लावर ये क्या करता है, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग, ये रोक देता है, प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन टू फर्टिलाइजेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को ये रोक देता है, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और ये दूसरे पॉलिन को अलाउ करता है कि वो जर्मिनेट करें और पॉलिन ट्यूब्स बनाए और फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर में आए। इफ बोथ एंड मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटनोगैमी। ये ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर सकता है लेकिन जिटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कैस्टर और मेज के अंदर ऐसा होता है, जैसे मेज है, एक फ्लावर यहाँ हुआ, एक फ्लावर यहाँ हुआ, तो यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ पॉलिनेशन हो सकता है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जिटनोगैमी। भले ही इसमें ऑटोगैमी ना हो लेकिन जिटनोगैमी जरूर होता है। बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे पपाया हो जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दूसरे जगह होते हैं, तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में सिर्फ जेनोगैमी होगा, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा। एक फ्लावर यहाँ, एक मतलब मेल फ्लावर यहाँ प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर यहाँ प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन इनके बीच होगा। सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन का। तो ये था हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए या सेम टाइप का, मतलब सिंपल समझो, सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए प्लांट्स के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। जैसे पहला था सेम टाइम पे डेवलप ना हो या सेम टाइप का ना हो। तीसरा था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सब थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आ जाते हैं अगला, पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन। Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen or compatible pollen of the same species at the stigma. Pollination कभी भी, मतलब मान लो एक कोई ये स्टिग्मा है या एक फ्लावर है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि इसके ऊपर सेम ही टाइप का स्टिग्मा आए हमेशा, या जो इस जिसके लिए ये कंपैटिबल है, मतलब जिसको ये पसंद कर रही है वही इसके पास आए, ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पॉलिनेशन में तो कहीं भी कोई भी जा सकता है। मान लो एक फ्लावर कोई और टाइप का कहीं और था और दूसरे टाइप का कहीं और है, तो वो क्या होगा, इंसेक्ट तो ये बोल के जाएगा नहीं, क्योंकि उसको तो हर टाइप का पॉलन ग्रेन या हर टाइप का पिस्टिल चाहिए या हर टाइप का नेक्टर चाहिए, तो वो सब फ्लावर के ऊपर जाएगा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 10वें जैसे भी टाइप का फ्लावर हो सबके ऊपर जाएगा। तो सबका पॉलन ग्रेन इसके पैरों में चिपका रहेगा और वो सब इसके ऊपर आके डाल देगा, तो क्या सबसे पॉलिनेट हो जाएगा, सबको ये फर्टिलाइज कर लेगा? ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ जिसको पसंद करता है उसी पॉलन ग्रेन को अलाउ करता है ताकि वो जर्मिनेट करें और फर्टिलाइजेशन प्रोसीड करें। ठीक है, सबके लिए ये कंपैटिबल नहीं होता है। तो पॉलिनेशन गारंटी नहीं दे सकता है कि एक बार पॉलिनेशन हुआ तो वो जर्मिनेट कर जाए, एकदम ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो रॉन्ग टाइप के पॉलिन होते हैं या फिर अदर स्पीसीज के होते हैं जिसे हम सेल्फ इनकम्पैटिबल कहते हैं, वो भी स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। तो पिस्टल के पास ये, मतलब जो फीमेल फ्लावर है, जो स्टिग्मा है, उसके पास ये एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, वो पॉलन को पहचान सके कि हाँ ये मेरा अपना टाइप का है या नकली है। ठीक है, वेयर इट इज़ द राइट टाइप मतलब कंपैटिबल और रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल। अगर राइट टाइप होगा
तब वो एक्सेप्ट करेगा पॉलिन को और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के लिए उसको भेज देगा। लेकिन अगर वो इनकम्पैटिबल है तो उसको नहीं भेजेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये अलग अलग टाइप का पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट एक्चुअली यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस फ्लावर में आप देख रहे हो यहाँ पे आया स्टिग्मा है, इसके बाद ऊपर बहुत सारे ये हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स सारे के सारे डेवलप नहीं होते हैं, इसमें से कोई एक ही पॉलन ट्यूब बनाता है और ये ट्यूब बना के पहुँचता है हमारे एग सेल के पास। ठीक है, ओवरी के अंदर। और ये ओवरी के अंदर मैंने पहले ही बताया था कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसमें दो सेल होता है, एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरे को बोलते हैं जेनरेटिव सेल। तो ये जो जेनरेटिव सेल है ये फिर से डिवाइड होके दो पॉलन बनाता है, और ये दोनों पॉलन एक सेंट्रल सेल के पास यानी कि पोलर न्यूक्लियाई के पास और दूसरा एग सेल के पास पहुंचते हैं, और ये पोलर न्यूक्लियाई बनाता है एंडोस्पर्म और ये एग सेल बनाते हैं जाइगोट। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये कोई एक ही डेवलप होता है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा डेवलप हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल ये डिस्चार्ज कैसे होता है उसको दिखाया गया है। इधर से आता है मेल गैमेट जो कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी है इसके अंदर, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस इसे हम कहते हैं, जो इस तरह का बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है। और ये दो सेल को हम बोलते हैं सिनर्जिड, और इसमें से जो एक होगा उसे हम कहते हैं एग। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में जाके ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है तो। ठीक है, और दूसरा जाएगा सेंट्रल सेल के पास। तो ये पोलर न्यूक्लियाई के पास एक पहुंचता है और एक मेल गैमेट पहुंचता है एग के पास, और डबल फर्टिलाइजेशन होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। अगर पॉलन जो है ये रॉन्ग टाइप का हो तो पिस्टिल उसे रिजेक्ट कर देती है और प्रिवेंट कर देती है पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और पॉलन ट्यूब ग्रोथ, ये सभी को ये रोक देती है। The ability of pistil to recognize the pollen followed by the acceptance or rejection is result in a continuous dialogue between pollen grain and pistil. Pollen grain और pistil के बीच कंटिन्यूस डायलॉग, दोनों फ़ोन पे बात करते रहते हैं कि भाई तू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर तू आ रहा है तो बता दे। ठीक है, तो वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है पता कर लेता है कि हाँ आ गया है, अब ये मेरा वाला है। और दूसरा अगर कोई और पहुंच गया उसकी जगह जो कंपैटिबल नहीं है तो उसको मना कर देता है, भाई तू निकल जाए यहाँ से चुपचाप, नहीं तो तेरी पिटाई लग जानी है अच्छे से। ठीक है, तो इसके बीच एक कंटिन्यूस डायलॉग होता है पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच, और रिकॉग्नाइज कर पाती है कि हाँ ये मेरा वाला कंपैटिबल टाइप है या नहीं है। और ये डायलॉग किसके थ्रू होता है? ऑब्वियसली फ्लावर्स के पास फ़ोन तो नहीं है कि फ़ोन पे वो बात कर लें कि हेलो आई एम कमिंग और नॉट कमिंग। तो इनके बीच एक केमिकल होता है mediated by a chemical component of the pollen interacting with those of pistil. कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, अभी तक एक्चुअली उसको बोटनिस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो कौन सा केमिकल होता है, इसलिए नाम नहीं है। नहीं तो मुझे पता था कि अभी अगला सवाल यही आएगा कि कौन सा केमिकल है। तो आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components. अभी तक एक्चुअली नहीं है, तो जैसे ही रिकॉग्नाइज होगा ऑब्वियसली मैं बता दूंगी आपको कि वो कौन से केमिकल्स होते हैं। एक्चुअली नेचर ने अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे राज छुपा के रखे हैं ना जो अभी तक अनवेल नहीं है, मतलब अभी तक हम उसे पहचान नहीं पाए कि आखिर ये कैसे, मतलब समझ सकते हो एक फ्लावर के ऊपर कौन सा पॉलन ग्रेन आया है, ये उसको आइडेंटिफाई करके उसको अलाउ करती है कि हाँ तुम जर्मिनेट हो सकते हो। ठीक है, और नेचर ने ये हक सिर्फ फीमेल फ्लावर को दिया हुआ है, मेल फ्लावर को नहीं। वो तो वो सब उड़ते रहते हैं, पहुंचते रहते हैं हर जगह, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ फीमेल फ्लावर को हक दिया गया है और ये नेचर ने उन्हें हक दिया है। आई होप जो भी लड़कियां आप देख रही हैं वो समझ रही होंगी इस बात को। तो समाज भले ही हमें कोई हक ना दे, लेकिन हमें नेचर ने ही हक दिया हुआ है टू चूज़ द कंपैटिबल वन। इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। आई एम नॉट सेंडिंग द रॉन्ग मैसेज। चलो आगे बढ़ते हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर, कंपैटिबल पॉलिनेशन एंड पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब एंड जर्म पोर्स बनाते हैं, और उसके बाद ये कहाँ पहुँचते हैं
तो पॉलन ट्यूब जो है ये ग्रो करता है और ओवरी तक पहुंचता है। ऐसा कि रिकॉल करना है, ऑब्वियसली मैंने भी पहले ही बता दिया था कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये 2 सेल्ड स्टेज पे सेड करते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। अब जो ये जनरेटिव सेल होता है ये डिवाइड करता है और 2 मेल गैमेट बनाता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। जब पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा होता है तो उसी समय ये डिवाइड होके और 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं। अब जब ये सेड होते हैं तो ये अगर 3 सेल्ड कंडीशन में सेड हो रहे हैं मान लो, तो ये पॉलन ट्यूब जो है वो 2 मेल गैमेट को कैरी करके नीचे ले जाता है। इसमें फिर से डिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी 2 मेल गैमेट्स बने हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर 2 सेल्ड स्टेज में सेडिंग हो रही है तो उस केस में जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होके 2 मेल गैमेट्स बनाता है, और अगर 3 सेल्ड स्टेज में वो सेड हुआ है तो उस कंडीशन में कोई भी डिवीज़न नहीं होता है और 2 मेल गैमेट्स पॉलन ट्यूब के थ्रू अंदर ओवरी तक पहुंच जाते हैं। अब ये पॉलन ट्यूब है आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड से ये अंदर इंटर होते हैं, और इंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिस थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस, जो ये फिलीफॉर्म एपरेटस होता है उसके थ्रू ये अंदर होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस जो है ये माइक्रोपाइलर पार्ट पे प्रेजेंट होता है और ये सिनर्जिस गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। एग्जाम में एक बार पूछ दिया था हु गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, तो ये ध्यान रखिएगा सिनर्जिस क्या करते हैं, गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर इंटर करने के लिए। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम द पॉलन डिपोजिशन इन स्टिग्मा until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction, और इन सभी को हम क्या बोलते हैं, pollen pistil interaction। दैट मीन्स कि स्टिग्मा के ऊपर, पिस्टिल के ऊपर पॉलन ग्रेन आया, इसको उसने पहचानना, कंपैटिबिलिटी चेक करना, और उसके बाद जर्मिनेशन, जर्मिनेट होके पॉलन ट्यूब बनाना और इसका ओवरी तक पहुंचना, इन सभी को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और ये एक डायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें कि पॉलन रिकॉग्निशन, सबसे पहले तो पॉलन रिकॉग्निशन, पॉलन को पहचानना, उसके बाद उसको या तो प्रमोट करना या इनहिबिट करना, एंड उसके बाद फिर जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। अब जो हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसमें हमारे लिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, हम इस एरिया से सारे नॉलेज को जुटा पाएँ ताकि हम जो पॉलिनेशन है या जो डिजायर्ड हाइब्रिड हम बनाना चाहते हैं वो हम बना पाएँ। अब ऐसा हो कि हमने सोच लिया कि हमें एक फ्लावर से कोई और फ्लावर बनाना है और वो कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाए, या पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट नहीं हो पाए, या हो भी तो जर्मिनेट जो जनरेटिव सेल है वो जर्मिनेट ना कर पाए, डिवाइड ना कर पाए, तो इस पार्ट को स्टडी करना हाइब्रिडाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जस्ट यहाँ पे यही बात बताई गई है। जनरली हम पॉलन ट्यूब स्टडी करने के लिए हम पी प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली जेनेटिक्स में आपने पढ़ा है कि जो मेंडल है उन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया था क्योंकि ईजिली हम स्टडी कर सकते हैं, या चिक पी का इस्तेमाल करते हैं, या क्रोटेलेरिया या बाल्सम या विंका, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ऑलमोस्ट 15 से 30 मिनट तक हम इसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसके बाद हम पता कर पाते हैं एक्चुअली कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो ये जस्ट स्टडी की बातें हैं। तो इजली स्टडी करने के लिए सबको पता है पी प्लांट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब चैप्टर 9 में हम लोग प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग वहाँ रहने देते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। अब देखो, सिंपल क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड डिफरेंट जेनेरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर टू प्रोड्यूस सुपीरियर वेराइटी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सारा नहीं लिखना है, अभी मैंने जितना बोला है बस उतना ही लिखो। और एक बार हाँ, आपको मैंने बताया नहीं है, जब भी मेरी क्लास करने बैठो ना तो पेन कॉपी लेके बैठो, ताकि आप जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँ या एनसीईआरटी के ये जो भी पॉइंट्स मैं बताते चलूँ, या आप एनसीईआरटी लेके बैठो, ठीक है, अपनी बुक को लेके बैठो और वहाँ पे जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते चलूँ उसको अंडरलाइन करो, और प्लस
अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ तो उसको उसी के पास नोट कर लो, ये आपके बहुत काम आएगा एग्जाम के टाइम पे, तो इसलिए ऐसा करते चलिएगा। अब यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम किसे कहेंगे, तो सिंपल क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज और डिफरेंट जेनेरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर टू प्रोड्यूस सुपीरियर वैरायटी इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल सा है, तो इजिली हम इसको पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो ये था ये एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का ये एक मेजर इवेंट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। किसका? क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का। Only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination, unwanted pollen, और इसको हम कहते हैं emasculation and bagging techniques। सिंपल समझो, अगर एक फ्लावर के अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं कि इसको ढक देते हैं ताकि एक प्लास्टिक से या बैग से, इसको हम कहते हैं बैगिंग टेक्निक, ताकि इसका जो एंथर है वो यहाँ तक ना पहुँच सके, क्योंकि हमें कोई और एंथर इसके ऊपर डालना है। ठीक है, तो जब ये कंपैटिबल हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो हम जो डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन्स हैं उसको इसके ऊपर डालते हैं। और क्योंकि मैंने कहा कि इन दोनों के बीच एक केमिकल डायलॉग होता है, तो हम उसको भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि ये रिजेक्ट ना करे। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट जब इसको हम डाल देते हैं तो फिर हम इसको ढक देते हैं ताकि ये फिर से इसका अपना वाला ना पहुंच जाए। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं, हम रूम में बंद करके रखना है, जिससे हमने कह दी है शादी करनी है बस उससे कर लेना है चुपचाप। ठीक है तो ये हम वही काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको पूरा ऐसे प्लास्टिक से ढक दिया, फिर जब ये मैच्योर हो गया तो इसके ऊपर हमने ये डिजायर्ड वाला जो पॉलिन ग्रेन हमें चाहिए वो हमने इसके ऊपर डाल दिया और फिर से इसको ढक दिया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर एंथर डे केसेस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स इन नेसेसरी एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड ईमैस्कुलेशन। मतलब एंथर को काट के हमने हटा दिया वहाँ से, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो एंथर को हटा दिया तो अब सिर्फ फीमेल फ्लावर बच गया, स्टिग्मा बच गया हमारे पास, तो इसी को हम बोलते हैं ईमैस्कुलेशन। अब जो ईमैस्कुलेटेड फ्लावर्स होते हैं उसको हम एक बैग से कट मतलब ढक देते हैं सुटेबल साइज़ का, और कॉन्टामिनेशन से बचाने के लिए, और इसे हम कहते हैं बैगिंग। और इसके ऊपर फिर एंथर डालते हैं और फिर रीबैग्ड करते हैं, और जो हमें चाहिए फ्रूट्स उसे हम डेवलप कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था, आई होप आप समझ गए हो। फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल में तो हमने ये कर दिया, अगर यूनिसेक्सुअल है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ उसका हम बैगिंग कर देते हैं ताकि उस पर उसका वाला ना पहुंच जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है तब हम उसका पॉलिनेशन कराते हैं और डिजायर्ड पॉलिन जो भी हमें चाहिए वो डाल के और फिर हम उसे रीबैग कर देते हैं। तो इसमें हमें ईमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब आ जाते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आ गए हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के पास। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने कहा था पॉलिन जर्मिनेशन और पॉलिन फॉर्मेशन, एक्चुअली स्टिग्मा फॉर्मेशन, और उसके बाद दूसरा था पॉलिन ट्रांसफ़र जिसे हम पॉलिनेशन कह रहे हैं। तो ये था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला टॉपिक हमारा मेन टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसलिए हम इसको कह रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब देख लो यहाँ पे, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पॉलिन ट्यूब रिलीजेस द 2 मेल गैमेट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। अब एक मेल गैमेट जो है ये एग सेल के पास पहुँचता है और फ्यूज करता है, और इस फ्यूजन को हम कहते हैं सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन इज द सेम टर्म। ठीक है, अब ये रिजल्ट करता है किसमें, जाइगोट बनाता है, एक डिप्लॉयड सेल बनाता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। जो दूसरा मेल गैमेट होता है ये जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास और वहाँ पे ये ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है। जाइगोट आप जानते हो 2n होगा,
क्योंकि गैमेट्स N और N दोनों आपस में मिलके 2N बनाते हैं। जो पोलर न्यूक्लियाई है वो ऑलरेडी 2N है और एक और N उसके पास चला जाए तो कितना हो जाएगा 3N, तो इसे ही हम कहते हैं ट्रिप्लॉयड। और ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम शॉर्ट में PEN कहते हैं, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे देखो पेन। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो 2 टर्म आपको याद रखना है, पहला सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी में क्या हो रहा है, एग सेल्स और मेल गैमेट आपस में कंबाइन कर रहा है। ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब क्योंकि 2 टाइप का फ्यूजन हो रहा है, एक तो सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इस फेनोमेनन को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक यूनिक इवेंट है फ्लावरिंग प्लांट्स का। अब अगर हम बात करें तो जो ये ट्रिपल फ्यूजन से बना होता है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये बाद में डेवलप होता है किसमें, एंडोस्पर्म में। सिंपल समझो कि ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर से डिवाइड होके एंडोस्पर्म बनाता है और जो जाइगोट होते हैं वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो अलग अलग डेवलपमेंट के स्टेज हैं। जैसे जो सिनर्जिड्स हैं, जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद जो ये सिनर्जिड्स प्रेजेंट है माइक्रोपाइलर एंड पे, ये क्या होता है, डीजनरेट होने लगते हैं, ये खत्म होने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये डेवलप होने लगता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, और उसके बाद ये बनाएगा एंडोस्पर्म। ठीक है, और इधर जो ये एंटीपोडल्स थे 3 सेल स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, तो ये भी डीजनरेट होने लगते हैं जिन्हें हम एंटीपोडल्स कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जब ये जाइगोट बन जाएगा तो ये बिल्कुल इस तरह का हमें दिखाई देता है। तो पहला तो स्टेज था कौन सा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्मेशन, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप जो होता है इसे हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ग्लोब्यूलर शेप का होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये था जिसमें एंडोस्पर्म बन रहा था। सेकेंड स्टेप जो है इसमें होता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ये आप देख रहे हो ग्लोब्यूलर टाइप का, बहुत सारे सेल डिवीजन इसके अंदर होगा, जाइगोट डेवलप हो रहा होगा और ये जो एंडोस्पर्म है ये खत्म हो रहा होता है, धीरे धीरे खर्च होगा। जैसे जैसे जाइगोट डेवलप होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, वैसे वैसे एंडोस्पर्म खर्च होता चला जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे एंडोस्पर्म का साइज कितना बड़ा है। उसके बाद तीसरा स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं हार्ट शेप स्टेप, ये देख रहे हो आप बिल्कुल हार्ट के शेप का है, इसीलिए हम इसे कहते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, तो पहले बनेगा राउंड एम्ब्रियो, यहाँ पे क्या बनता है, राउंड एम्ब्रियो। ठीक है, उसके बाद बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, उसके बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, और हार्ट शेप के बाद फिर यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो बनता है जिसके अंदर कॉटिलिडन्स और प्ल्यूम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है ये काफ़ी ज़्यादा खर्च हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म ऑलमोस्ट खर्च हो जाता है क्योंकि एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये था हमारा फर्टिलाइजेशन का एक कंप्लीट इवेंट जो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और स्ट्रक्चर, जिसमें एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है और सीड है, सीड के बाद हमारा फ्रूट्स हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी डाउट हो या कोई चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप उसे समझना चाह रहे हो एनसीईआरटी से या ऐसे भी, तो हम वो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। एक क्लास और होगी इस चैप्टर की, तो नेक्स्ट क्लास के लिए बी रेडी फॉर दैट। एंड अभी तक प्रीवियस जितने भी वीडियोस आ चुके हैं आप वो जाके देख सकते हो, कहाँ पे, बीएससी और
बीएससी एग्री का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर। और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर हमारे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो भी हमारे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे जो कि 7052529525 है, उस पर आप हमें कमेंट करना, उस पर आप हमें मैसेज भेजना, हम आपको आंसर ज़रूर करेंगे। 7052529525। Thank you for coming and watching our videos. Thank you so much. Bye bye.